हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। आज की जो हमारी वीडियो है, इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, इनकम टैक्स रूल्स क्या है, फाइनेंस एक्ट क्या है, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस क्या होते हैं और जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं। इनको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में कवर किया है। और साथ ही साथ मैंने कुछ इनकम टैक्स की बेसिक सी एक मीनिंग बताया है कि इनकम टैक्स क्या होता है, और हिस्ट्री बताई है कि इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कुछ अमेंडमेंट्स हुई तो कैसे हुई, कहाँ हुई, किस ईयर में हुई, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर की गई हैं। और साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको फीचर्स करवाई थी कि इनकम टैक्स की फीचर्स क्या होती हैं, तो उन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेरी इस वीडियो पर आएँ। जो आज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं वो है पर्सन। पर्सन पर्सन जो कि आता है अंडर सेक्शन 231, मतलब कि 2 सेक्शन एंड 31 सब सेक्शन में आता है पर्सन। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन कौन होता है, तो आप कहोगे कोई भी इंडिविजुअल, तो उसे हम बोलेंगे पर्सन। लेकिन इनकम टैक्स की लैंग्वेज में पर्सन को डिफाइन किया गया है 7 अनदर पर्सन्स में। तो वो 7 अनदर पर्सन कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल मतलब कि एक सिंगल पर्सन जिसे हम पर्सन बोलते हैं, तो वो तो पर्सन में आएगा ही आएगा। सेकंड बोलते हैं एच यू एफ का क्या मतलब होता है? इन फर्स्ट पर्सन तो वो हो गया कोई भी पर्सन, नेचुरल पर्सन जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है या माइनर है। अगर 18 से कम भी है तो भी हम उसे इंडिविजुअल में लेंगे। कोई लेडी है, फीमेल, मेल, कुछ भी हो, कोई भी पर्सन हो, उसे हम इंडिविजुअल ही बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एच यू एफ क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आप क्या समझते हो कि हिंदू अनडिवाइडेड मतलब एक ऐसी फैमिली जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि एक ऐसी फैमिली जिसमें कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, लीनियन डिसेंडेंट होते हैं, और उनकी वाइफ्स होती हैं, जो वहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके आगे बेटे हैं, तो इन बेटों की वाइफ्स होंगी, वो भी इनमें होंगी, और एक अनमैरिड डॉटर इसमें इन्वॉल्व होती है। अनमैरिड डॉटर से आप कैसे समझ सकते हो कि जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो इसमें इंक्लूड होगी, और साथ ही साथ जिसकी शादी हो गई है, जो हमारे घर में आई है, उसे भी हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा मानेंगे। और जो ये डॉटर है, अनमैरिड डॉटर है, जब इसकी मैरिज हो जाएगी तो ये हमारी फैमिली का हिस्सा ना रह के किसी और एच की फैमिली का हिस्सा हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके वो ये वाइफ बन जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अनमैरिड डॉटर है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, और जो मैरिड हो चुकी है वो किसी अनदर फैमिली का हिस्सा बन जाती हैं एच यू एफ के अकॉर्डिंग। एच का जो मेन मेंबर होता है, जो हेड होता है फैमिली का, जैसे कि ये फैमिली का हेड लगा लीजिए, तो इसको बोलते हैं हम कर्ता। कर्ता बोला जाता है एच के मेन हेड मेंबर को। और साथ ही साथ जो इसकी मेंबरशिप होती है बाय बर्थ आ जाती है। किसी भी पर्सन का अगर बर्थ होता है, जैसे कि आगे ये वाइफ्स थी तो वाइफ्स को आगे 2 बेबीज हुए, तो बाय बर्थ ही ये एच के मेंबर बन जाएंगे, मतलब कि मेंबरशिप जो होती है बाय बर्थ आ जाती है किसी भी पर्सन की एच के मेंबर कहलाने की। नेक्स्ट आता है टर्म की कंपनी। कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर की गई हो अंडर एनी कंपनी लॉ। किसी भी कंपनी लॉ के अंडर कोई भी कंपनी रजिस्टर की गई है तो उसे हम पर्सन के अंदर मानेंगे, क्योंकि इनको भी एज अ पर्सन ही अपनी टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसीलिए कंपनी को भी एज अ पर्सन ही माना जाता है। फर्म। नेक्स्ट आती है फर्म। फर्म में क्या कहते हैं? फर्म में आता है कि पार्टनरशिप फर्म, एक तो होती है पार्टनरशिप फर्म, और एक होती है एलएलपी, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो फर्म में इंक्लूड होती है, और फर्म को भी हम क्या है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एओपी एंड बीओआई। एओपी और बीओआई क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं एओपी क्या होता है। एओपी होता है कि इंडिविजुअल्स और नॉन इंडिविजुअल्स का मिलकर किसी पर्पस, डेफिनेट पर्पस के लिए काम करना। इंडिविजुअल तो देखो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, और नॉन इंडिविजुअल कौन से? जैसे कि एच कंपनी और फर्म, ये नॉन इंडिविजुअल है लेकिन पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल्स का इकट्ठे होकर किसी डेफिनेट पर्पस के लिए काम करना, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वॉलंटरी इकट्ठे होना, तो उसको बोलते हैं हम एओपी। मतलब कि एक तरह से ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब कि पर्सन्स को इकट्ठा करके कुछ बनाया, एक एसोसिएशन बनाई गई है। तो पर्सन कौन से? ये वाले पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल भी आएगा और नॉन इंडिविजुअल भी आएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं BOI। BOI मतलब कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के नाम से ही क्लियर है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सिर्फ जो ये फर्स्ट हमने कवर किया, इंडिविजुअल जो भी एक सिंपल एक नेचुरल पर्सन है जिसमें मेल फीमेल चिल्ड्रन माइनर कोई भी आता है, चाहे वो एज्ड पर्सन है, चाहे वो माइनर है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो फीमेल है मेल है, चाहे कोई भी पर्सन है, तो वो इंडिविजुअल जो होगा उनको इकट्ठे करके जब एक बॉडी बनाई जाती है, जब एक एसोसिएशन बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं BOI। और ये एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता। कई बार ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर अपने ऐसे ही मतलब इकट्ठे होकर कोई एक बॉडी बना लेते हैं, वो इंडिविजुअल्स की बॉडी बना लेते हैं। तो ये जो ये AOP एंड BOI है, इनको भी एज अ पर्सन इन्हें भी अपना टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब जैसे कि ग्राम पंचायत होते हैं, म्यूनिसिपल पार्टी होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, या कोई भी ऐसी कोई भी लोकल लेवल पर कुछ भी एक ग्रुप बना लेना जिसमें वर्क करते हैं लोग, और उनकी भी जो इनकम होगी उस पर भी उन्हें टैक्स एज अ इंडिविजुअल ही देना पड़े, एज अ पर्सन ही देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है AJP। AJP क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई स्कूल्स होते हैं हमारे, कोई भी इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्कूल्स हो गए या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, या कोई भी हम बोल सकते हैं कोई भी हमारे गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, जैसे कि देवी देवता होते हैं, तो उनको भी इसी चीज़ में रखा जाता है। जैसे कोई मंदिर होता है, टेम्पल होता है, तो उनको भी अगर उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है उनके एग्जम्पशन लेवल से, तो उन्हें भी टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। और जो AJP होती है, इनकी एक अलग पहचान होती है, एक अलग एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कि कानून की नज़रों में इनकी एक अलग पहचान होती है, और इन्हें भी एज अ पर्सन ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये 7 तरह की मैंने आपको बताया, इनको पर्सन की डेफिनेशन में रखेंगे। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP, और साथ ही साथ लोकल अथॉरिटीज़ हो जाती हैं, और AJP हो जाती है आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन। मतलब कि ये पर्सन की डेफिनेशन में है, और ये पर्सन की डेफिनेशन में आपको सातों की सातों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है असेसी। असेसी कौन होता है? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में असेसी को डिफाइन किया गया है। असेसी को क्या बोलते हैं? एक वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, एक अ पर्सन हु इज़ अ टैक्स पेयर, मतलब कि वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, एक वो पर्सन जो इनकम कमाता है और उसकी इनकम पर उसे टैक्स पे करना पड़ता है अगर उसकी एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है तो। अगर हम नॉर्मली बोले कि एक वो पर्सन जो अपनी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है, जिसकी ड्यूटी बनती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे अपनी इनकम पर टैक्स पे करना है, वो पर्सन कहलाता है असेसी। लेकिन इसमें 2 टर्म्स और आती हैं, डीम्ड असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। डीम्ड असेसी कौन असेसी होता है? एक वो असेसी जो असेसी नहीं है लेकिन उसे असेसी माना जाता है। असेसी हमने कहा वो पर्सन जो अपनी इनकम पर टैक्स पे करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो असेसी है वो किसी और की इनकम पर टैक्स पे करता है, उसे हम बोलते हैं डीम्ड असेसी, मतलब कि वो असेसी माना गया असेसी है, खुद असेसी नहीं है। मतलब कि डीम्ड असेसी क्या हुआ? वो पर्सन जो खुद की इनकम पर टैक्स पे नहीं करता और वो अनदर किसी पर्सन की इनकम पर टैक्स पे कर रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल लगा लो, ये खुद वो असेसी एक पर्सन है, ये पर्सन टैक्स पे कर रहा है, इसे हम बोलेंगे डीम्ड असेसी। लेकिन इसकी इनकम नहीं है, इसकी इनकम है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इसे नॉमिनेट करता है कि तू मेरी तरफ से अपना जो टैक्स है वो पे कर। क्यों कर? क्योंकि इसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे क्योंकि जो ये पर्सन है वो इस पर्सन का डीम्ड असेसी क्यों बनता है? क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ये पर्सन, ये इस पर्सन का एजेंट हो सकता है। ये पर्सन मान लो फॉर एग्जांपल ये नॉन रेजिडेंट है, ये हमारे इंडिया में नहीं रहता है, ज़्यादातर टाइम ये अपनी इंडिया से बाहर स्पेंड करता है, लेकिन इंडिया पे इनको इस पर्सन को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ये पर्सन क्या कहता है, अपने तरफ से एजेंट अपॉइंट कर लेता है, ये एजेंट रह जाता है इसका, और एजेंट अपनी इस पर्सन की इनकम पर ये एजेंट टैक्स पे करेगा। या फिर जो ये पर्सन है वो गार्जियन है, या फिर कोई मैनेजर है किसी भी इन्फेंट्स बच्चे का, मतलब कि एक शिशु बच्चे का जो अपनी इनकम पर टैक्स पे नहीं कर सकता, मतलब कि जो पर्सन कैपेबल नहीं है इनकम टैक्स पे करने के लिए, लेकिन इस पर्सन को पे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन की इनकम आ रही है। तो इस पर्सन की जो इनकम होगी वो एज अ गार्जियन ये पर्सन पे करेगा या फिर मैनेजर पे करेगा, ठीक है। या फिर कोई पर्सन है जो पागल है, फॉर एग्जांपल जो ये पर्सन है वो पागल है, लुनेटिक है, तो इस पर्सन को इनकम टैक्स तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इसकी कुछ ऐसी ज़मीन पड़ी है जिस पर इसको रेंट मिल रहा है, या होम इसका कोई रेंटल हाउस पड़ा है जिस पर इसको रेंट मिल रहा है, तो इसको इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह पर कोई और पर्सन क्या है, इनकम टैक्स पे कर सकता है, तो यही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा।
इन शॉर्ट एक बार दोबारा समझ लीजिए कि एक पर्सन है जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी अनदर पर्सन का। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, और ये पर्सन रियल असेसी है, मतलब इसको पे करना था कुछ लेकिन ये नहीं कर पाया, तो इस पर्सन को हम डीम्ड असेसी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट। असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? एक पर्सन था जिस पर टैक्स लगा और ये पर्सन जो है वो लाइबल नहीं है, इसकी जो ड्यूटी है वो इसके लिए ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब कि ये जो पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपना टैक्स पे करने के लिए, लेकिन जो ये पर्सन है वो टैक्स पे नहीं कर पाया है, तो इस पर्सन को बोलते हैं असेसी इन डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो पर्सन था इसे TDS कटवाना था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटवाना था, और इसने कटवा नहीं पाया, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं कटवा पाया और इसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करवा पाया। तो जब ये अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करेगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेगा, जब ये फेल हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को कवर करने के लिए, तो इसे बोला जाएगा असेसी इन डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो कि अंडर सेक्शन 2(9) में आता है और प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 3 में आता है। तो इन दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स अगर आप कर रहे हो तो आप इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखो प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख देती हूँ 2019 एंड 20, और मैं आपको असेसमेंट ईयर लिख देती हूँ, एक मिनट, असेसमेंट ईयर लिख देती हूँ 2020 एंड 21। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, आपको सोचने की ज़रूरत है कि असेसमेंट ईयर को अगर हम हिंदी में बोले तो ये कौन सा साल हुआ। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करने का ईयर, और प्रीवियस ईयर मतलब कि पहले का ईयर। तो इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी इनकम कमाता है, ठीक है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस पर जो इनकम उसने कमाई है उसकी इनकम को असेस किया जाता है कि उसने इनकम कितनी कमाई है और उस पर टैक्स कितना लगेगा। तो यही ईयर जो असेसमेंट ईयर होता है, इसी में ही असेसमेंट की जाती है कि पिछले साल में, कि इस ईयर में उस पर्सन ने कितनी इनकम कमाई थी और कितनी इनकम पर उसे कितना टैक्स मिलेगा, कितनी उसे डिडक्शन मिलेगी, कितना उसका रिबेट होगा या कुछ भी होगा, ये हम आगे करेंगे ये चीज़ें क्या है। तो ये सारी चीज़ें कितनी मिलेंगी ये इस ईयर में उसे असेसमेंट करना होता है। और साथ ही साथ असेसमेंट ईयर का में क्या करना होता है, हमने असेसमेंट तो करनी होती है कि असेसमेंट ईयर में कितना टैक्स लगेगा, कितना हमने पेमेंट करनी है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही साथ असेसमेंट ईयर में टैक्स पे भी किया जाता है कि कितना टैक्स है, उसकी पेमेंट कितनी होगी, वो सारी जो है पेमेंट भी करना असेसमेंट ईयर का वर्क होता है। असेसमेंट ईयर में असेसमेंट भी की जाती है और साथ ही साथ टैक्स की पेमेंट भी की जाती है, और प्रीवियस ईयर में टैक्स को जो हमारी इनकम है उसको कमाया जाता है। जो प्रीवियस ईयर है उसमें जो इनकम कमाई जाएगी उसका जो टैक्स पेमेंट की जाएगी वो असेसमेंट ईयर में किया जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर होता है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ्स का भी हो सकता है या फिर इससे 12 मंथ से लेस भी हो सकता है। मतलब कि क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका एक एग्जांपल ले लो कि एक फर्म है जो कि स्टार्ट हुई है 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से स्टार्ट हुई, लेकिन जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो कितना होता है, हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ्स का। तो प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का हो सकता है, लेकिन इससे कम का भी हो सकता है। कम का ऐसे हो सकता है कि एक फर्म है जो 1 सितंबर से शुरू हुई, तो इसका ईयर कहाँ तक जाएगा, 31 मार्च तक जाएगा। तो ये गिनो अब कितना टाइम हुआ है, इसमें कितने मंथ्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो मार्च तक जाते जाते इसमें 7 मंथ्स का, मतलब कि एक फर्म जो है वो 7 महीने अपना उसने काम किया है, तो 7 महीने का ही इनकम पर वो टैक्स देगी, 7 महीने की इनकम पर टैक्स देगी। इसलिए कहा जाता है कि एक फर्म की, एक कंपनी की जो प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ्स की तो हो ही सकती है, लेकिन उसके साथ वो 12 महीनों से कम की भी हो सकती है। मतलब कि जो प्रीवियस ईयर मे नॉट बी 12 मंथ्स, मतलब कि 12 महीने और 12 महीनों से कम की हो सकती है। और जो प्रीवियस ईयर होता है उसे हम प्रीवियस ईयर तो बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसे बोलते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर हम इसे बोलते हैं, हमारा इनकम ईयर बोलते हैं हम, और कंपुटेशन ईयर बोलते हैं या डिटर्मिनेशन ईयर बोलते हैं। तो कोई भी नाम आ सकता है प्रीवियस ईयर की जगह पर। मतलब कि एक बार दोबारा सुन लीजिए कौन कौन से नाम है। सबसे फर्स्ट नाम है कि अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि जिस ईयर में हम अकाउंट करते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है प्रीवियस ईयर को। और साथ ही साथ इनकम ईयर बोला जाता है, कंपुटेशन ईयर बोला जाता है, डिटर्मिनेशन ईयर बोला जाता है प्रीवियस ईयर को। और जो असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर को बोला जाता है इनकम टैक्स ईयर, ठीक है, इनकम टैक्स ईयर।
तो एक चीज़ और, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि ये जो प्रीवियस ईयर होता है वो 12 मंथ्स और 12 मंथ से कम का हो सकता है, तो क्या हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ्स और 12 मंथ से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है? तो असेसमेंट ईयर का आंसर है कि ये 12 मंथ्स का ही होगा, मतलब कि 1 ईयर का होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होगा, ये 12 मंथ्स इसमें होने ज़रूरी है असेसमेंट ईयर में। तो ये था हमारा असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। होप आप सबको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई आपको क्वायरी रहती है तो आप कमेंट करके एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अब चल रहा है 2020, तो 2020 और 2021 अगर असेसमेंट ईयर है तो इससे प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो प्रीवियस ईयर होगा 2019 एंड 20। ठीक है, अगर मानो कि ये चीज़ तो तब हुई कि असेसमेंट ईयर मतलब कि हमने जो इनकम कमाई है वो हमने 2019-20 में कमाई है, और जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो 2020 और 21 होगा। लेकिन एग्जांपल ले लो कि अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2018 होगा, अगर हमारा 18-19 हमारा जो हमारी इनकम ईयर होगा, जब हम इनकम कमाएंगे 2018 और 19 होगा, तो उसकी असेसमेंट हम कब करेंगे? हम इनकम टैक्स पे कब करेंगे? अगले साल। अगले साल कौन सा होगा? 2019 एंड 2020। अब ये चीज़ देखी जाए कि इस ईयर में भी हम कमा रहे हैं, इस ईयर में हम कमा रहे हैं और इस ईयर में हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो मतलब कि एक जो ईयर है वो किसी टाइम में तो वो हमारा प्रीवियस ईयर हो सकता है, लेकिन किसी टाइम में वो हमारा असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, जैसे कि हमारी सिचुएशन चल रही होगी, हम इनकम कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल 2017-2018 में, और जो हमारे इनकम टैक्स हम कब पे करेंगे? इस इनकम पर हम टैक्स पे करेंगे अगले साल। उसकी असेसमेंट कब होगी? अगले साल 2018 और 19 में। तो इस तरीके से असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को समझा जा सकता है। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि असेसमेंट ईयर हमेशा ही ये होगा। हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे ईयर्स के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बदलते जाएंगे। सिर्फ असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर हुआ? जब हम जो हमारा टैक्स है उसकी असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, टैक्स जब पे किया जाता है तो वो होता है असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? जब जो वो टैक्स पेमेंट की इनकम है, तो जब इनकम कमाई जाती है, जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है, तो उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल क्या कहता है? सबसे पहले तो जनरल रूल समझो। जनरल रूल क्या कहता था कि प्रीवियस ईयर की जो भी इनकम होगी उस पर जो टैक्स लगेगा, टैक्स पेमेंट करनी होगी, वो हमें असेसमेंट ईयर में करनी होगी, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में हमें उस पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, मतलब कि जो हमारा रूल चल रहा है उसके अगेंस्ट हम कुछ काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी हम इनकम कमा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उसी सेम प्रीवियस ईयर में ही हम उसकी टैक्स की जो पेमेंट है वो हम उसी प्रीवियस ईयर में ही करेंगे। ये हमारी एक्सेप्शंस बोलती हैं। मतलब क्या हुआ कि अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिसमें जो हमारी इनकम प्रीवियस ईयर में हमने कमाई है, तो हम जो उस पर टैक्स लगेगा वो भी हम प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट करेंगे। जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो आता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। तो इसमें क्या बोलते हैं कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स अंडर सेक्शन 172 आता है, और जो हमारे एक्सेप्शंस होंगे वो टोटल 172 से 176 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंडर सेक्शन 172 क्या कहता है कि अगर एक पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है, वो हमारे इंडिया में आता है और कुछ बिजनेस को कैरी करता है। कौन से बिजनेस को कैरी करता है? शिपिंग बिजनेस को कैरी करता है, और उससे वो कुछ इनकम कमाता है। इनकम किस चीज़ से कमाएगा? कुछ जो पैसेंजर्स होते हैं उनको इधर से उधर लेके जाएगा, या फिर जो हमारे गुड्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक लेके जाएगा। अगर जो ये नॉन रेजिडेंट्स है वो हमारे इंडिया के पोर्ट से कभी भी कोई भी जो सामान है, पैसेंजर्स है, वो अगर इंडिया से बाहर लेके जाएगा, तो उस पर्सन को इंडिया से डिस्पार्चर करते वक्त, मतलब कि इंडिया से बाहर निकलते वक्त उसे यहाँ पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये बंदा अगर इंडिया से बाहर चला गया तो जो हमारे असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो इस पर्सन को ढूंढते ही रह जाएंगे कि ये पर्सन कहाँ गया। इसीलिए जब एक शिपिंग बिजनेस पे कोई भी एक पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है और वो पर्सन शिपिंग बिजनेस कर रहा है, और जब वो बंदा इंडिया लीव करेगा, इंडिया छोड़ेगा, इंडिया के पोर्ट को लीव करेगा, तो उसी वक्त उस पर्सन को अपनी इनकम पर टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यही बोलता है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम उसने उस ईयर में ही कमाई और उसी ईयर में उसे क्या है, उस चीज़ पर
टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और आती है कि कितना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसको अपने फार का, अपने फ्राइट का, अपने चार्जेस का, जो भी वो चार्जेस ले रहा है किसी भी पर्सन को इधर से उधर लेके जाने में, या कोई भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो भी वो खर्चा ले रहा है, जो भी वो किराया ले रहा है, तो उसका 75% पर टैक्स लगेगा। उसका 75% पर टैक्स लगेगा। यही बोलता है हमारा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया, मतलब कि एक पर्सन की इनकम की असेसमेंट करनी है। किस पर्सन के इनकम की? जो इंडिया छोड़कर जा रहा है। मतलब कि इसमें हम वो पर्सन लेंगे जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर नॉट कमिंग बैक, वो वापस आने की इंटेंशन से नहीं जा रहा है, मतलब कि वो इंडिया छोड़ रहा है बिना किसी इंटेंशन के कि वो वापस आएगा। इसीलिए मतलब कि अगर वो पर्सन वापस नहीं आएगा तो असेसिंग ऑफिसर, जब असेसिंग ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये पर्सन वापस नहीं आना चाहता इंडिया में, तो उसी जिस वक्त में उसने प्रीवियस ईयर में वो इनकम कमाई है, तो उसी प्रीवियस ईयर में उसकी इनकम पर उसे टैक्स पेमेंट करने के बाद ही वो इंडिया को लीव कर सकता है। और इसमें जो ईयर स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और कब तक उसे अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा? जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। फॉर एग्जांपल लगा लो कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है 31 सितंबर को, तो वो 31 सितंबर तक जितनी भी उसकी इनकम बनेगी उस इनकम पर वो अपना टैक्स पे करके जाएगा। ये बात बोलता है अंडर सेक्शन 174। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि असेसमेंट ऑफ AOP, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एंड AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन। इन तीनों को ही मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन में कंप्लीट करवा दिया था कि ये तीनों क्या होती हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों ही चीज़ें बनाई गई हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्पज़ के लिए, जब भी जो भी मतलब ये तीनों चीज़ें बनाई गई हैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, जब वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, जब वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, या आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन का, तो इनका जब कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, कोई पर्पस होता है, कोई इवेंट होता है जिसके लिए वो बनाई गई है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उन्हें डिसॉल्व करना होता है। तो इस जब वो डिसॉल्व करेंगे तो उसी वक्त असेसिंग ऑफिसर को जब ये पता लगता है कि ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन है, तो ये जो चीज़ें हैं वो बंद होने वाली हैं, ये डिसॉल्व होने वाली है, तो उसी वक्त असेसिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पेमेंट करने को बोलता है। तो इनको भी क्या है, उसी वक्त प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। और ये हमारी थर्ड एक्सेप्शंस है। और ये जो आता है वो अंडर सेक्शन 174A के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट हम करते हैं कि असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मतलब कि जब एक असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, क्या पता चलता है कि एक पर्सन है, वो पर्सन क्या चाहता है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है। क्यों ट्रांसफ़र करना चाहता है? ताकि उसे टैक्स पे ना करना पड़े। क्यों ना करना पड़े? तो अब असेसिंग ऑफिसर ये बोलता है कि एक पर्सन है जो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि वो टैक्स ना पे करे। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि जब आप अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो तो उसी वक्त आपकी कमाई गई इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यही हमारी एक्सेप्शन 4th बोलती है कि आपको जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हो टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसी वक्त जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को करोगे, किसी भी पर्सन को सेल करोगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें टैक्स का डॉक्यूमेंट भी बनता है, तो रिटर्न का डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसी में आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है। ये बोलता है अंडर सेक्शन 175 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अंडर सेक्शन 176 क्या कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यूशन करते हो, अपने जो बिजनेस है उसको वाउंड अप करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो उसी वक्त आपको अपना टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 3rd पॉइंट में किया था कि जो हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल थे और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन थे, तो उनका जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, उनका जब पर्पज़ वो गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद वो अपने जो बिजनेस है आप उसको डिसॉल्व उन्हें करना पड़ता है। तो उसी डिसॉल्वेंसी के साथ ही उन्हें टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी अपना बिजनेस, चाहे वो एक सिंगल फर्म है, HUF है, या फिर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या फिर कंपनी है, या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कुछ भी है, तो उसी केस में कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपने डिसकंटिन्यूएशन करना है, अपने बिजनेस को बंद करना है, तो बंद करते वक्त उसी वक्त आप टैक्स पेमेंट कर दो। इसमें असेसिंग ऑफिसर कई बार
ऑप्शन दे देता है कि आप अपनी पेमेंट जो प्रीवियस ईयर में कमाया है वो आप असेसमेंट ईयर में भी कर सकते हैं टैक्स की पेमेंट। लेकिन कई बार असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि आपने प्रीवियस ईयर में जो भी कमाया वो प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर दो, क्योंकि आप बिजनेस को ख़त्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो। ठीक है, ये असेसिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको किस तरीके का ऑप्शन देता है। और ये चीज़ ऑप्शन कई बार इस तरीके से दिया जाता है कि जो ये बिज़नेस था जिसको हम असेसिंग जो असेसमेंट ईयर तक का वेट कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस बहुत ही गुडविल रेपुटेटेड बिजनेस हो सकता है, बहुत ही जाना माना बिजनेस हो सकता है। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि आप अपनी जो प्रीवियस ईयर की इनकम थी उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर देना। लेकिन एक बहुत ही स्मॉल टाइप बिजनेस था, बिल्कुल ही छोटा सा बिजनेस था, ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, तो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि आप प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो, ताकि इनकम पर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर दो। क्या पता आप अगले साल में पेमेंट करो ना करो, कहाँ हो, मैं आपको ढूंढने में इजी ना हो पाऊँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि असेसिंग ऑफिसर कई बार कहता है कि प्रीवियस ईयर के टैक्स जो है प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट कर दो। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस में आपको असेसिंग ऑफिसर दो तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो ये मैंने आपको 5 वेज बताए जो कि एक्सेप्शंस थे। तो एक्सेप्शंस बहुत ही ज़रूरी हैं, एक्सेप्शन टू द जर्नल रूल। जर्नल रूल आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि असेसिंग जो जर्नल रूल होता है वो क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है असेसमेंट ईयर में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस कैसे होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पर जो टैक्स पे करना है वो प्रीवियस ईयर में ही करना है। इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, वो 5 पॉइंट आपके एक्सेप्शंस के पॉइंट हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो आता है इनकम, जो कि अंडर सेक्शन 224 में डिफाइन की गई है। इसमें क्या कहते हैं कि जो इनकम है, इनकम वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी प्रिस्क्राइब डेफिनेशन नहीं दी गई है कि इनकम का क्या मतलब है क्या नहीं है। लेकिन इनकम को हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि इनकम क्या है। इनकम एक बेनिफिट है जो कि कैश में भी हो सकता है, इन कैश हो सकता है और इन काइंड में भी हो सकता है, जो कि रिसीव किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। एक पर्सन पेमेंट करता है और एक रिसीव करता है, मतलब कि एक पर्सन की इनकम होती है और एक पर्सन की जो एक्सपेंस होता है। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। और ये बोला तो ये गया है कि विच वेदर इन कैश में हो चाहे काइंड में हो, लेकिन उसको मेज़र किया जा सके इन मनी, मतलब कि मनी के टर्म में उसको मेज़र किया जा सके, उसे मापा जा सके, तो उसे ही हम इनकम बोलेंगे। अब इनकम जो कि अंडर सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग कुछ इनकम के टाइप्स दे रखे हैं कि किस किस तरह की इनकम हो सकती है। तो सबसे फर्स्ट होता है कि जैसे हमें प्रॉफिट हो जाए या फिर कोई भी गेन हो जाए हमारे बिजनेस या प्रोफेशन से किसी भी तरह का हमें प्रॉफिट हो जाए या गेन हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि इनकम, क्योंकि हमें कुछ रिसीव हुआ है। नेक्स्ट हम बोलते हैं डिविडेंड। जब हमें डिविडेंड रिसीव होता है तब भी हम क्या है उसे बोलते हैं कि हमारा इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कि कोई भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, जैसे कि कोई हमने जैसे कि हम चैरिटी या रिलीजियस ट्रस्ट है, या फिर हमारी कोई यूनिवर्सिटी है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट है, मतलब कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के कोई भी हमारे पास संस्था है, हम ये बोल सकते हैं, तो उसको कुछ भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो वो भी उनकी इनकम कहलाती है। ठीक है, हमें अगर कोई प्रिक्विजिट्स होते हैं, प्रिक्विजिट्स पे हम एक अलग बनाएंगे वीडियो। तो ये जो प्रिक्विजिट्स होते हैं ये भी एक पर्सन की इनकम होती है, कैसे होती है वो हम अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, और जैसे कि कुछ इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि हमने एक्साइज ड्यूटी पे की, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंसेशन मिल गया, तो हमें क्या है ये ड्यूटी हो गई जिस तरीके से, तो उसे ड्यूटी को बैक कर दिया जाता है, हमारे पास वापस आ जाती है, तो उसे बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, और कुछ ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो हमें मिल जाते हैं, कुछ बोनस मिलता है, सैलरी मिलती है, हमें किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिलता है, या फिर कोई कमीशन होती है, रेमुनरेशन होती है, या फिर कोई भी ऐसा गिफ्ट मिल जाना जो हमें गिफ्ट मिल गया है, या फिर कोई भी मतलब कंट्रीब्यूशन मिल जाना, या अमाउंट रिसीव होना फ्रॉम कल्याण इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग बोनस देयर ऑन। तो मतलब कुछ ऐसी कोई भी चीज़ हमें रिसीव होना, तो उसे हम बोलते हैं इनकम। मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ।
ये इनकम टैक्स की बुक है, जो कि बुक में डेफिनेशन जो दे रखी है सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग कि इनकम की कोई जो इनकम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और लेकिन इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, 1961 में डिफ़ाइन नहीं किया गया है। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इनकम्स दिखाती हूँ कि किस किस तरीके की हो सकती हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्या रखा है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया है, डिविडेंड बता दिया है। उसके बाद वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन अगर हमें रिसीव होता है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट, ये मतलब सारी ना हमें रिसीव हुई हैं चीज़ें, रिसीव होने वाली चीज़ें हैं, और इन्हें हम इनकम ही बोलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो इनकम जो हमें इन कैश मिली है या फिर इन काइंड, मतलब कि हमें एज अ गिफ्ट भी मिली है। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें चाहे इन कैश हो चाहे इन काइंड हो, लेकिन उसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने आपको पहले बताया, प्रिक्विजिट्स होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे बोलता है सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे फिर कैपिटल गेंस हो जाते हैं अंडर सेक्शन 45 में, और पीजीबीपी में जो हमें रिसीव होता है वो हो गया विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गए, कोवार्ड पजल्स हो गए, मतलब कि कुछ गेम्स हो गई, तो उनसे जो हमें रिसीव होता है। डीम्ड इनकम हमने पहले की है, डीम्ड इनकम क्या होती है, तो वो भी हमारी इनकम ही होती है, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कल्याण इंश्योरेंस पॉलिसी एंड देयर इंक्लूडेड बोनस देयर ऑन, ठीक है। उसके बाद जो गिफ्ट्स होते हैं उनको भी हम इनकम में ही रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या रखा है कि सब्सिडी या ग्रांट हो, वो भी इसी में आता है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी या ग्रांट रिसीव होती है तो वो भी इनकम ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट बोलता है कि कंपनसेशन रिसीव हो जाए तो वो भी हमारी इनकम होती है। तो मैं कहूँगी कि आप एक बार इस सारी इनकम्स को एक बार पढ़ लीजिए, तो पॉज करके ज़रूर पढ़िए इन इनकम को। ये सारी इनकम ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबको इनकम ही बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें देखने वाली है कि जो ये अबव डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, नॉट द एक्सक्यूटिव वन। मतलब कि इंक्लूसिव मतलब कि इसमें आप 2-4 इनकम जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगती है कि इनकम है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इंक्लूसिव मतलब कि इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, कोई भी आप माने तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्यूटिव वन नहीं है, मतलब कि एक्सक्यूटिव डेफिनेशंस वो डेफिनेशन होती है जिसमें आप एक भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इंक्लूसिव है, आप जो भी 1-2 कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, और 1-2 प्लस करना चाहे तो प्लस भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारी एक डेफिनेशन आती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब कि वो इनकम जिनको हम आगे डिफाइन करेंगे अंडर सेक्शन 80B अंडर सबसेक्शन 5। तो इसमें 5 तरह के हेड्स आते हैं जो हम आगे एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फोर्थ है कैपिटल गेन्स, फिफ्थ है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हमारे 5 हेड्स होते हैं, और इन 5 हेड्स को अगर हम टोटल कर दें, अगर इन 5 हेड्स को अगर हम ऐड कर दें, इनसे जो भी इनकम हो रही है उनको हम प्लस कर दें, तो हमारा बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें से हम डिडक्शंस को माइनस नहीं करेंगे, जो कि 80C से 80U तक होती हैं। जो डिडक्शंस है उसको भी हम आगे कवर करेंगे, और इन 5 हेड्स को हम आगे अलग अलग चैप्टर्स में कवर करेंगे ये क्या होते हैं। नॉर्मल सा समझ लीजिए कि जब भी आपको कोई सैलरी रिसीव होती है तो इस हेड के अंदर आएगी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम रिसीव किया तो ये यहाँ पर आएगी। कोई भी आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन में है तो आपको कोई इनकम या गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है तो इस हेड में आएगा। कैपिटल गेन आपका इस हेड में आएगा। मतलब कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने कोई बड़ा सा, आपकी कोई बिल्डिंग है वो आपने बेच दी है, या कोई भी कैपिटल नेचर की कोई भी ट्रांजेक्शन करना, उससे जो भी गेन होते हैं तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और जो भी इन चीज़ों से बच गए हैं, जो भी अदर सोर्सेज हैं, उससे जो भी इनकम होगी वो 5th हेड में आएंगे। इन 5 को ऐड करने के बाद हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आता है, और इनको हम अलग से स्टडी करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम में जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस हैं वो माइनस नहीं होंगी, वो माइनस होंगी आगे टोटल इनकम में। तो 80C से 80U के जो डिडक्शंस है उस पर भी हम अलग चैप्टर में अलग एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे उसकी भी। तो अब तक के लिए इतना ही समझ लीजिए कि ये 5 को ऐड करने से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि अंडर सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या होता है, जैसे कि हमने GTI किया, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम किया,
अगर हम GTI मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर दें, जो भी हमारे डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की, अगर हम इन्हें माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, डिडक्शन इनको माइनस कर दें, तो हमारी बन जाएगी टोटल इनकम। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अब कौन सा आता है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी, नॉन रिकरिंग इनकम, मतलब कि वो इनकम जो बार बार नहीं होती। ठीक है, मतलब कि ये वो इनकम्स होती हैं जो बार बार नहीं होती, जो एक बार होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगली बार भी आपको इनकम हो। ठीक है, मतलब कि ये चांस पे होती है, बाय चांस आपको अर्निंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब कैजुअल इनकम के मैं कुछ आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि कैजुअल इनकम्स क्या होते हैं। जैसे कि लॉटरीज होती हैं, लॉटरी से आपको विनिंग हो गई, आपने जीत ली। अब ये है कि आपको अगर एक बार लॉटरी लग गई, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपकी एक बार लॉटरी लग गई, आप जीत गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा नेक्स्ट टाइम भी आप ही जीतोगे। मतलब कि ये बाई चांस आप जीत भी सकते हो और नहीं भी जीत सकते। फिर नेक्स्ट आता है कि कॉवार्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल। जो क्रॉसवर्ड पजल्स होती है ये भी एक गेम है, तो उसमें भी आप विन अगर एक बार हो गए तो आपका चांस है, आपकी किस्मत है, आप एक बार जीत गए हो तो दोबारा भी जीत सकते हो और नहीं भी जीत सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपने रेस लगाई, रेस से आप जीत गए। हॉर्स रेस हो सकती है या अनदर कोई भी रेस हो सकती है, कार्ड गेम्स हो सकती हैं या कोई भी ऐसी गेम्स जो बाई चांस आप जीत सकते हो। ठीक है, गैम्बलिंग हो गई, जुआ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार जीत सकते हो, नेक्स्ट टाइम क्या पता अगले पर्सन का लक अच्छा हो, वो बाई चांस जीत जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो लक पे डिपेंड करती हैं कि नॉन रेकरिंग इनकम होती है कि आपको इनकम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इन पे जो टैक्स है वो लगेगा किस तरीके से, इन पे जो टैक्स लगेगा वो 30% के रेट से लगेगा, प्लस आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। सरचार्ज होता है उसको पे करना पड़ेगा, सरचार्ज मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी कि सरचार्ज क्या होता है। नेक्स्ट आपको पे करना पड़ेगा सेस। सेस का जो है वो 4% हो गई है फ्रॉम 2018 से जो सेस है वो 4% हो गई है। उससे पहले जो सेस थी वो 3% थी, उसमें सेस में एजुकेशनल सेस होती थी तो वो जो थी वो 3% थी और अब इंक्रीज़ होकर 4% हो गई है। ये आपको लगेगा टैक्स, लेकिन ये टैक्स कब लगेगा, ये टैक्स आपको लगेगा अगर आपकी इनकम जो है वो 10,000 से ज़्यादा है। मतलब कि अगर आपकी इनकम एक्सीड्स टू 10,000 तो ही आपको 30% का टैक्स लगेगा उसका इस इनकम पर, प्लस आपको एक सरचार्ज लगेगा और सेस लगेगा 4%। तो आपको ये चीज़ें लगेंगी अगर आपकी जो इनकम है वो कैजुअल इनकम है और 10,000 रुपये से प्लस है, ज़्यादा है तो। नेक्स्ट हमारी आती है कि एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में डिफाइन की गई है। एग्रीकल्चर इनकम को कैसे कहा गया है कि वो इनकम, एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, हम बीज डालते हैं, हम उगाते हैं, हम फसलों को उगाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, फिर उसे हम काटते हैं, फिर उन फसलों को हम मार्केट में जाकर सेल करते हैं, बेचते हैं। तो उससे जो हमें कमाई होती है तो उसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम। इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, हमने पहले ज़मीन को उस लायक बनाया कि हम बीज डाल सके, बीज डाला, उसको उगाया, पानी दिया, फिर लालन पोषण पूरा अच्छे से किया और उसको हमने फिर काटा, हमने जो भी हम फसलें उगाई उसको हमने काटा, फिर उस फसल को काटने के बाद हमने जो भी कमाई की है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड एक अलग चैप्टर है जिसको मैं डिटेल में उस चैप्टर में समझाऊंगी आपको। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है MMR, मतलब कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मतलब कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जैसे कि MMR बोलते हैं। MMR क्या होता है, जो मैक्सिमम टैक्स रेट होती है अमाउंट की, वो टैक्स पे किया जाता है एडिशनल रुपी ऑफ इनकम पर। मतलब कि जैसे जैसे हमें एडिशनल इनकम होती जाएगी वैसे वैसे जो हमारा टैक्स है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो टैक्स भी प्लस होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और MMR का जो मेथड है, जो ये MMR का मेथड है, ये टैक्सेशन के मेथड का जो एम है वो क्या है कि फेयरली टैक्स, किसी भी इंडिविजुअल का जो भी टैक्स बनता है उस पर फेयरली टैक्स बनाया जाए। मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी छोड़ा ना जाए। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, एक इंडिविजुअल की जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी तो उसके टैक्स की जो रेट्स होती हैं वो भी बढ़ती जाएंगी।
मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ कि जैसे हमने बोला कि हमारा 30% लगेगा टैक्स। मैं आपको 2018 से पहले का भी करके दिखाती हूँ और आफ्टर 2018 भी आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे हुआ। 2000 इसमें हमने बोला कि 30% हमारा जो है वो लगेगा टैक्स, प्लस हमारा लगेगा जो हमने 15% हम एप्लीकेबल लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, सरचार्ज। 15% चार्ज लगता है, हमारा सरचार्ज लगता है 15। और जो सेस है वो 2018 से पहले जो सेस थी वो 3% लगती थी। ठीक है, ये तो है पहले की बात। अब क्या है, वो 13% टैक्स है प्लस 15% हमारा सरचार्ज है, और उसके बाद हमारा 4% जो है वो सेस हो गया है बढ़कर इतना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि MMR कैसे बढ़ता है। MMR कैसे बढ़ता है, सबसे पहले तो आप ले लो 30 का 30 ही, फिर हमने 15% हमने लगाया एप्लीकेबल सरचार्ज, तो 15% कितना हुआ, तो 30 का 15% कर लो। 30 का जब हम 15% करेंगे 15/100 हो जाएगा, और इसको हम काट पीट के जो भी करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 4.5। तो हम अब करेंगे प्लस 4.5। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 3%। अब 3% हम किस पे लगाएंगे, 30 पे लगाएंगे या 4.5 पे लगाएंगे। अब हम लगाएंगे हम मैक्सिमम मार्जिनल सरचार्ज। मैंने कहा था जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स बढ़ेगा। अब हमारा हो गया 13 प्लस 15%, 30% प्लस 15%। तो ये अब टोटल हो गया, एक तो हमारा था 30 प्लस 4.5, तो हमारा हो गया अब 34.5। तो इसका अब हमें 3% करना है। जब हम इसका 3% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.035। तो जब हमारा ये आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.035। तो इसको जब हम प्लस करेंगे हमारा आता है 35.53.5। दोबारा समझ लीजिए कैसे किया। पहले 30% था तो 30 का 30 लिख दिया, फिर 15% है, 15% किसका करेंगे हम, 30 का करेंगे। 30 का 15% हमने पहले किया, फिर उसके बाद हमने अब निकालना है 3% सेस। 3% सेस कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों के परसेंटेज को प्लस कर दो, मतलब 30 प्लस 4.5 को हमने प्लस किया तो 34.5 निकला। उसको हमने 3% हमने निकालना था तो हमने निकाल लिया इतना। जब हम इन तीनों चीज़ों को अब हम प्लस करेंगे तो हमारा आ रहा है इतना 35.535। ये तो तरीका था हमारा 2018 से पहले जब सेस हमारा 3% था। अब हमारी जो सेस है वो 4% हो गया है, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले तो 30 का 30 जैसे हमने पहले किया, फिर हम प्लस करेंगे 5% इसका निकालेंगे तो सेम रहेगा 4.5। अब चेंज क्या हुआ है, 34.5 को हमने 4% करना है। तो अब हम अगर 34.5 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4% से, मतलब 4/100 से करेंगे तो हमारा आता है 1.38 आता है। आप करके देख लेना। तो इसको अब हम अगर हम अब 4% का हम लिखते हैं यहाँ पर 1.38। अब इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो 35.88 आता है। तो अब का जो हमारा लगेगा टोटल MMR, तो वो हमारा हो गया 35.88। ठीक है, तो इतने परसेंट हमारा क्या है, MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट हमारा लगेगा। तो ये था मेरा आज का कंसेप्ट। तो MMR बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको MMR समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से मेरी वीडियो रिवर्स करके ज़रूर सुने। अगर फिर भी कोई क्वायरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपके उस क्वायरी का सल्यूशन एज सुन एज़ पॉसिबल आपको ज़रूर कवर करवाऊँगी वो चीज़ भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए, जैसे कि हमने आज किया कि एक पर्सन क्या होता है, एक असेसी क्या होता है, असेसी डीम्ड असेसी क्या होता है, असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर किया, और साथ ही साथ हमने एक्सेप्शंस टू द जर्नल रूल किया है जो कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद हमने इनकम किया, ग्रॉस टोटल इनकम किया और टोटल इनकम किया, कैजुअल इनकम किया और एग्रीकल्चर इनकम किया और MMR किया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप अपनी क्वायरी का सल्यूशन भी लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी